Hello friends, so this is part 1 of French Revolution. So let's begin with this video. So basically फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन नेम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये फ्रांस में हुआ कोई इवेंट है, कोई रेवोल्यूशन है। तो बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन है ये क्यों हुआ, ठीक है, वाई इट हैपेंड। So there are many factors of this. Like जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो सबसे पहला जो रीज़न है जिसके वजह से हुआ वो है कि जो रूलर्स थे वो बहुत करप्ट थे। जो रूलर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स से टैक्सेस ले लेते थे लेकिन खुद कोई टैक्स पे नहीं करते थे, और वो जो पैसा है जो वो अपने सब्जेक्ट से ले रहे हैं वो खुद के लिए यूज़ करते थे। तो इट becomes a very important reason for the French Revolution to occur, क्योंकि कोई भी चीज़ जब होता है तो वो अगर थोड़ा सा हुआ तो वो कोई रिवोल्ट हो सकता था, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो कोई वार हो सकता था। लेकिन जब पीपल या वहाँ के सब्जेक्ट्स के आइडिया को एक न्यू थिंकिंग मिला तो वो चीज़ एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमेशा फ्रांस पे डेमोक्रेसी रहा, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉज किया ऑन नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल्सो इन अदर नेशंस इन यूरोप एज वेल एज इन एशिया एंड ऑल्सो इन इंडिया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके कॉजेज़ थे, क्या क्या इसका इम्पैक्ट था एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's start. So the causes of the French Revolution. So there were many causes. The French Revolution did not occur all of a sudden. It was the result of a series of events which occurred between 1787 एंड 1799। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो ऐसे नहीं कि एक बार में हो गया, अचानक से लोगों का जो है वो सोच बदला और वो लोग बोले कि नहीं हम लोग को रिवोल्यूशन करना चाहिए। लेकिन ये एक रिज़ल्ट था सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का, यानी कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिससे लोग धीरे धीरे समझने लगे एंड देन दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। सो ये पूरा जो इवेंट हुआ, जो रेवोल्यूशन हुआ, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट का रिज़ल्ट था जो कि 1787 और 1799 के बिटवीन में हुआ। नाउ देयर वर मेनी कॉजेज। सबसे पहला जो सबसे मेन कॉज था वो था पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल क्या क्या कॉज थे, रूलर्स क्या क्या किए जिसकी वजह से पीपल का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ। So France was then ruled by Louis XVI. He was a complete autocrat and under him absolute monarchy reached its zenith। यानी कि सबसे पहले जो ये रूलिंग का जो टाइम पीरियड था ये लुईस 14 से स्टार्ट होता है एंड देन लुईस 14 जो थे पूरी तरह से एक ऑटोक्रेट रूलर थे। ऑटोक्रेट रूलर का मतलब होता है कि ऐसे रूलर जो कि बिल्कुल ही डिस्पोटिक हो, ठीक है, डिस्पोटिक कर्निंग लाइक दिस। तो मतलब क्या करते थे कि जैसे कि वो पैसा तो लेते थे लेकिन वो खुद के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब जो लग्जरी था रूलर बनने का उसको वो इन्जॉय करते थे, ना कि पीपल के राइट्स को उनको दे ऐसा कुछ। तो हीज़ एब्सोल्यूट रूल वाज डिफाइंड बाय द फ्रेज आई एम द स्टेट, यानी कि उनका पूरा रूल सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे चला, जैसे कि आई एम द स्टेट, यानी कि मैं जो बोलूँगा वही होगा ऐसा। He regarded himself as the representative of God on earth. He made laws according to his own will and levied taxes as and when he wanted. He had ultimate power and there was no representative body of people that could curb his powers. यानी कि जितना भी जो पावर था वो किंग के हाथ में था और ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था जो लुईस 14 का पावर को कब कर सके, रोक सके, ठीक है। तो उनको जो मन करता वो करते, जब मन करता टैक्स लगाते, जब मन करता हटा देते, जब मन करता जितना टैक्स बढ़ा देते घटा देते। तो मतलब कोई सिस्टम नहीं था, वो एक अनसाउंड काइंड ऑफ रूलिंग पीरियड था। तो उस समय पे एक तो वो करप्ट रूलर, दूसरे
अनसाउंडेड तरीके से वो रूल कर रहे थे। तो ये एक कॉज बना लुईस 14 से रिलेटेड। उसके बाद फिर लुईस 14 के बाद लुईस 15 आए, जो कि एक इनकम्पेटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। देन he had no interest in the affairs of the state and indulged in the luxuries of life। यानी कि वो मतलब एक काइंड ऑफ इलिटरेट रूलर थे, और वो जितने भी जो लग्जरी था रूलर बनने का उसको एंजॉय करते थे। इंस्टेड सब्जेक्ट्स का जो आप टैक्स ले रहे हो तो उनको कुछ बेनिफिट्स उनका देना, इंस्टेड ऑफ दैट दे enjoy the luxury of being being a ruler। देन ही सक्सेसर उसके बाद आए लुईस 16। बेसिकली इन्हीं के टाइम पीरियड में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हुआ। अब जो लुईस 16 थे वो पूरी तरह से पपेट थे अपनी वाइफ मैरी एंटोनिएट के। जो मैरी एंटोनिएट थी वो बहुत ही अनवाइज रूलर थी, एक अनवाइज वुमेन थी, ठीक है। एंड शी was also surrounded by selfish flatterers। So both like Louis XVI and Marie Antoinette had no concern about the situation and about the poor subjects and about the common people who used to live in their territory, which made them highly unpopular among the subjects। Now उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ फ्रांस था, it was highly disorganized because it was ruled by several corrupt incompetent rulers। So it was highly disorganized and there were no uniformity in the administration। कोई वहाँ पे एक जो ढंग होता है वो नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि करप्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड वो लोग अल्टीमेट पावर्स एंड लग्जरीज़ को एंजॉय करते थे। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इनकम दे टॉर्चर्ड द कॉमन पीपल फॉर पेमेंट। मतलब उनको ज़्यादा भी सोचना नहीं पड़ता था कि हम लोग सब्जेक्ट्स पे इतना टैक्स लगाए या ना लगाए। वो लोग सब्जेक्ट्स के सिचुएशन को नहीं देखते थे। वो लोग जानते थे कि हाँ, अगर फ्रांस का इकोनॉमी डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग जस्ट टैक्स लगा दो, टैक्स बढ़ा दो, इस टाइप से। सो देयर वर नो रूल्स इन द कंट्री। जो किंग बोल दिया वही रूल बन जाता था। द किंग एंड द नोबिलिटी कुड अरेस्ट एंड कन्फाइन एनीवन एट द विल। मतलब कभी भी मन हुआ कहीं भी गए किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली, हालांकि कोई लॉ तो था नहीं, किंग बोला कि नहीं वो ऐसा हमको बोल दिया, ऐसा कर दिया, जाके उसको पकड़ के ले। तो कभी भी कहीं पर भी किंग के विल में वो होता था। देन द प्रिजनर्स वे सेंट टू द स्टेट प्रिजन एट फोर्ट ऑफ बेस्टिल। फोर्ट ऑफ बेस्टिल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट। सो जो भी ऐसे प्रिजनर्स थे उनको फोर्ट ऑफ बेस्टिल में रख दिया जाता था। रिगोरस पनिशमेंट्स वेर गिवन टू द एक्यूज्ड, ठीक है। देन सेकंड था सोशल, यानी कि अब तो क्या पॉलिटिकल। दूसरा जो रीज़न था वो सोशल रीज़न था। तो जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था सोशल, अगर बात करें सोशल रीजन्स का, तो social reasons were also there। So the French society was feudal in nature। मीन्स बेसिकली एक सिस्टम चलता था जिसके सबसे टॉप पे क्लर्की होते थे, उसके बाद नोबल्स, उसके बाद पीजेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि सबसे टॉप पे क्लर्की, मतलब सबसे टॉप पे जो किंग क्वीन वो सब, उसके बाद नोबल्स यानी कि जो रिच मर्चेंट्स वगैरह थे, रिच क्लास, अपर क्लास ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड देन कम्स द पीजेंट्री जो बेसिकली फार्मर्स, पॉटर्स, ये सब थे, ठीक है। सो द फ्रेंच सोसाइटी कैसे था, फ्यूडल था, यानी कि एक फ्यूडल सिस्टम चलता था। तब से टॉप पे कोई आता था, फिर कोई आता था, फिर कोई आता था, एंड लैंड यहाँ पे एक दूसरे को दिया जाता था फॉर वर्किंग्स एंड ऑल, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्विटी एंड प्रीरोगेटिव्स। तो बेसिकली एक तो फ्यूडल था ही, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इनइक्विटी और प्रीरोगेटिव्स के प्रिंसिपल्स पे चलता था, यानी कि बिल्कुल इनइक्वालिटी दिया जाता था। अगर पीजेंट्री टैक्स दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्लर्की और नोबिलिटी पे टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है।
तो इस टाइप का सोसाइटी था। जो सोसाइटी था वो एक तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की आते थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स या फिर एरिस्टोक्रेट्स आते थे, ठीक है, एंड थर्ड स्टेट में पीशेंट्स, वर्कर्स एंड दी बुर्गियोसी ये सब आते थे। तो देखो 95, जिसके यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन फ्रांस वाज ऑफ द थर्ड स्टेट, बट उनको बहुत कम लैंड दिया गया था रहने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट second class possess 1/5 of the whole French property, and even though उनका population सिर्फ 1% था, जो नॉबल्स थे उनका जो population था सिर्फ 1% था, बट उन लोगों को 1/5 ऑफ द टोटल फ्रेंच प्रॉपर्टी दिया गया था। वो लोग हाईली मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल राइट्स लॉज इन्जॉय करते थे, प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे, और उनको पेमेंट यानी कि टैक्स पे भी नहीं करना पड़ता था। जो थर्ड क्लास था वो बहुत ही ज़्यादा मिजरीज में जीता था, क्योंकि उनका कंडीशन जो था वो इतना पैथेटिक था, एंड देन वो लोग ओवरबर्डन थे टैक्स से, और अगर वो टैक्स ना भी पे करे तो उनको गवर्नमेंट से टॉर्चर किया जाता था। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल इनइक्विटी वाला सिस्टम था, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जो है हाईली राइट्स, स्पेशल राइट्स लेते थे, एंड जो थर्ड क्लास है वो उतना अच्छा सिस्टम, उतना अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा सिस्टम, मिजरीज में उनको जीना पड़ता था, एंड हाईली टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस आर ऑल्सो देयर, यानी कि the regions related to money and those, so rulers जैसे कि nobility, clergy ये सब थे, तो ये सब बिल्कुल ही टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। और जिस तरह से क्राइसिस था, क्योंकि उस समय बहुत सारा वार भी चल रहा था, ठीक है, इंडो अमेरिका वार, उसके बाद फिर बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का जो वार है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब भी वहाँ पे हुआ था, चल रहा था। और फ्रांस भी ऐसे ही, क्योंकि उस समय पॉलिसीज़ वगैरह का सिस्टम था, तो फ्रांस भी बहुत सारे ऐसे ही वार्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था। सो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द किंग एंड ही स्पेंड द स्टेट ट्रेजरी विलफुली टू मीट हिज पर्सनल डिमांड्स। तो मतलब इतना यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहा था फ्रांस में, लेकिन तब भी जो किंग थे उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। उनको जो भी टैक्स भी मिलता था, जो भी स्टेट ट्रेजरी था, वो सब वो इस्तेमाल कर देते थे उनके खुद के पर्सनल डिमांड्स के लिए। उसके बाद हाँ, जैसे कि हियर इट इज़ रिटन, बहुत सारे अलग अलग वार चल रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रिया वार, द 7 ईयर वार, द वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो ऑलमोस्ट ये सारा वार जो था ये सब एम्प्टी कर दिया था स्टेट ट्रेजरी, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई वार चल रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक तो सोल्जर्स वगैरह चाहिए ही, दूसरा कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, मतलब जैसे कि लड़ाई वगैरह के लिए हथियार वगैरह चाहिए, तो वो सब के लिए भी आखिर जो इकोनॉमी है वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, दैट इज। सो इन अदर टू मीट देयर पर्सनल एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट डज नॉट हेजिटेट ऑन टैक्सिंग द लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। मीन्स दे वर लॉट करप्ट। सो व्हाट हैपेंड इज कि जैसे कि जो भी उनका पर्सनल या फिर मिलिट्री एक्सपेंस रहता था, तो वो लोग उसको मांगने के लिए बिल्कुल भी झिझकते नहीं थे। जो सोसाइटी है उनसे जाके बोल देते थे कि वी नीड टैक्स, और वो टैक्स अचानक से इंक्रीज़ हो गया। अब ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे सोसाइटी खुद मिजरी से जो है गुजर रही है, दे ऑल्सो डो नॉट हैव दैट मच मनी, आप वो लोग अपना खुद का रिक्वायरमेंट्स पूरा करेंगे या फिर टैक्स देंगे। तो द थर्ड स्टेट ही पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो सॉल्व करता था, वही, क्योंकि वही एक क्लास थे जो कि टैक्स उस समय पे कर रहे थे, वाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास उस टैक्स को ख़त्म कर रहे थे अपने डिज़ायर्स के लिए। Despite being rich, the poor had to pay both direct tax and indirect tax. So instead that वो लोग rich थे, से फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, पर वो लोग टैक्स नहीं देते थे। And despite the poor people, the common people had to give both the direct and indirect taxes. उसके बाद
जैसे कि इन द 18th century France also witnessed intellectual awakening. Educated people began to question the cruel policies of the king and inspired people to oppose injustice and equality. Philosophers such as Voltaire, Montesquieu, Rousseau, and Diderot asked people to think independently. They laid before the people the ideals of democratic, socialist, and progressive society. They were against exploitation, cruelty, social inequality, discrimination, corruption, and administrative deficiency. They inspired the common man to fight for their basic rights. यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स है वो भी सामने आता है ऑब्वियसली। जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग जो कॉमन पीपल हैं उनको अवेक कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा था दैट वाज नॉट राइट। द क्रूअल्टी, द कनिंग नेचर ऑफ द रूलर्स कि वो लोग कुछ भी टैक्स लगा देंगे, दैट वाज नॉट राइट। तो एडुकेटेड पीपल जब इन चीज़ों के बारे में सोचे तो दे गॉट टू नो कि अब इट्स हाई टाइम टू से द कॉमन पीपल दैट उनको खुद के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है ये सही नहीं है। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो इंस्पायर किए एंड कॉमन पीपल को, एंड देन वो लोग बोले कि हमें इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को अपोज करना ही पड़ेगा। हम टैक्स दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट, दे आर ऑल्सो लाइक in the society, so why they are not giving tax, why the first and second class are not charged tax. Second thing, इसकी इनजस्टिस ऑब्वियसली हो ही रहा था। तो फिलोसोफर्स जैसे कि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रोusseau और डाइडरॉट ये सब बोले और सब मतलब इंडिपेंडेंटली सोचने लगे, एंड वो लोग पीपल्स के सामने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स को रखे और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के को बताया कि ऐसे अगर चलेगा तो कभी भी हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। एंड ये लोग इस तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इसके अगेंस्ट में थे, जो क्रुएल्टी, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिशिएंसी था इसके अगेंस्ट में थे। तो वो लोग इंस्पायर करते हैं कॉमन मैन को टू फाइट फॉर द बेसिक राइट्स। उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी 3 to 4 reasons पढ़े, political, social, economic and intellectual. Now we are going to study about the influence of England and American Revolution. तो जैसे कि the French were deeply influenced by the revolution that took place in England and America. तो जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे फ्रेंच बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड था, और उनको लगा कि अगर इंग्लैंड और अमेरिका के लोग अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो वाई वी कांट। सो इन इंग्लैंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन फिर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय द 17th century। तो 17th century तक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक प्रॉपर गवर्नमेंट इंग्लैंड में आ गया था, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये फर्स्ट कंट्री था जहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि पीपल आवाज़ उठाए, उनको लगा कि डेमोक्रेसी चाहिए, तो वो लोग रिवॉल्यूशन किए एंड दैट्स वाई। तो इसके वजह से फ्रांस बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इंग्लैंड को देख के कि हाँ, हम लोग भी अगर ऐसे ही कुछ करते हैं तो हम लोग को भी डेमोक्रेसी मिल जाएगा। फ्रांस हैड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑब्वियसली फ्रांस, इसके हम लोग जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस का भी लैंड था अमेरिका के ऊपर। तो जैसे कि अब वो भी कहीं ना कहीं उस वार में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उसको जो अमेरिकन रीजन था वो चाहिए था लेकिन उसको मिला नहीं, तो वो जो है हेल्प कर रहा था, राइट। तो इसी वजह से जैसे कि बहुत अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी फ्रांस पार्टिसिपेट किया था। व्हेन द फ्रेंच सोल्जर्स रिटर्न टू देयर होमलैंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द वार, दे ब्रॉट विद देम द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दे नाउ रिसेंटेड द ऑटोक्रेसी ऑफ द रूलिंग क्लास। तो जब ये जो रूलर्स थे, मतलब ये सोल्जर्स थे जो लड़ने गए थे, तो वहाँ से वो लोग 3 टर्म्स लेके आए। क्या क्या? एक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो इसी वजह से
जो फ्रांस है, फ्रांस भी इंस्पायर हुआ टू डू समथिंग लाइक दिस, ताकि हम लोग को भी रेवोल्यूशन कर सके और हम लोग को भी डेमोक्रेसी मिले। देन बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जैसे कि कहा कि ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि एक बार में हो गया, बहुत सारा इवेंट्स हुआ जिसका ये पार्ट, जिसका रिजल्ट जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब एक कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इवेंट्स था। तो जैसे कि वो ये सारा जो इवेंट्स था ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉज किया इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड यही सारे इवेंट्स मिलके फिर जो ऑटोक्रेसी था उसको हटाया एंड डेमोक्रेसी को लेके आया। So the States General was a body of 1200 members, of whom 600 members belonged to the third state। यानी कि जो स्टेट जनरल था, सबसे पहले जो इवेंट हुआ था यही था मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल। तो जो स्टेट्स जनरल थे उसमें कुल मिला के 1200 मेम्बर्स थे, एंड जिसमें से 600 मेम्बर्स बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स थे वो सेकेंड या फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो लोग डेमोक्रेसी के साथ पे थे। तो इट हैड नॉट बीन समन 1614 ऑन 5 मई 1789 द फ्रेंच किंग लुईस 16 called a meeting of the States General to decide methods to save France from economic banks। ऑब्वियसली थर्ड स्टेट को जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक क्या होगा, मीटिंग बुलाया जाएगा तभी ना आके टैक्स बढ़ाया जाएगा और थर्ड स्टेट पे लगाया जाएगा। तो दैट इज़ वाई जो थर्ड स्टेट है उनके साथ साथ में जो अदर जो 1200 मेम्बर्स थे, जो 600 मेम्बर्स थे थर्ड स्टेट के अलावा, उनको बुलाया जाता है एंड फिर वहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है फ्रांस में उससे फ्रांस को बचाया जा सके। The third state, which had been suppressed many years, took the meeting as an opportunity submit its grievances before the king। तो थर्ड स्टेट जो कि बहुत सालों से बस सुन रहा था, सप्रेस्ड किए हुए था अपने आप को, आज इस मीटिंग में वो लोग एक अपॉर्चुनिटी मिल गया उन लोगों को, ताकि वो लोग अपना जो मन का बात है बेसिकली कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, वो किंग के सामने वो लोग बोल सके। तो इस मीटिंग में द थर्ड स्टेट रेज डिमांड ऑफ वन मैन वन वोट and opposed prevalent system that allowed one vote to state and not one vote per representative। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे कि 3 क्लासेस थे, तो 3 क्लासेस अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के वहाँ से वोट आता था, मतलब क्लर्की के टोटल ग्रुप से एक वोट आता था फॉर एनी डिसीजन। फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्लर्की से एक वोट आया, नोबैलिटी से एक वोट आया और पीजेंट्री से एक वोट आया। अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में, इस केस में मैक्सिमम टाइम्स क्लर्की और नोबैलिटी साथ में मिलके वोट दे देते हैं, जिससे उनका मैक्सिमम वोट हो जाता है और जो पीजेंट्री है वो पीछे छूट जाती है। तो इसी वजह से जो इस मीटिंग में बोला गया कि जो वन मैन वन वोट सिस्टम है इसको लगाया जाए और जो एक वोट पर रिप्रेजेंटेटिव है इस सिस्टम को हटाया जाए। So, B of the system, the members of the third state could not get their demands passed, even though the number was more than the members of the other two states। Obviously इतना जो बड़ा बात है, obviously लोग जानते थे कि ये जो नंबर है थर्ड स्टेट का वो ज़्यादा है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो वो लोग का जो मेजॉरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड फिर ये तो ठीक नहीं होगा। एंड दैट्स वाई अपने लिए, अपने विल के लिए वो लोग बोले कि नहीं ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं ही मानेंगे। बट जो डिमांड था थर्ड स्टेट का वाज डाउन बाय द किंग एंड द अदर टू स्टेट्स कंसिक्वेंटली। तो साथ साथ में वो लोग बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सिस्टम चल रहा है वही चलेगा वगैरह वगैरह। तो 17 जून 1789 को थर्ड स्टेट डिक्लेयर करता है to be the national council। New council was also declared to be the representative council of the French Revolution। तो अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ द फ्रेंच पब्लिक। उसके बाद कोर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें से जो कोर्स ऑफ द
फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि जो टेनिस कोर्ट ओथ है वो वन ऑफ देम। सो द अदर टू स्टेट्स resented the formation, the National Council, and compelled Louis XVI close the doors of the council held so as to store नेशनल काउंसिल फ्रॉम होल्डिंग एनी मीटिंग। अब नेशनल काउंसिल यहाँ पे मीटिंग होल्ड करने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये बात लुईस 16 को पता चला, उन्होंने जो बेसिक जो हॉल था काउंसिल हॉल, उसके डोर्स को ही क्लोज करवा दिया ताकि नेशनल काउंसिल यहाँ पे मीटिंग हेल्ड नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट है वो फ्यूरियस हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो मतलब अलाउड नहीं है। तो जो मेंबर्स हैं नेशनल काउंसिल के, उन्होंने डिसाइड किया एक मीटिंग होल्ड करने के लिए एक नियर बाय कोर्ट में। एंड 20 जून 1789 को जो मेंबर्स हैं वो मिले ओथ में, पॉपुलरली जिसको टेनिस कोर्ट ओथ बोला जाता है, और वो लोग प्लेस किए टू स्टे टुगेदर एंड कंटिन्यू देयर फाइट टिल अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर द होल नेशन। यानी कि वो लोग थर्ड स्टेट एक पास के ही टेनिस कोर्ट ओथ में जाके मिलते हैं, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं एक साथ रहने के लिए और अपने फाइट को कंटिन्यू करने के लिए, जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता है पूरे सिस्टम पूरे नेशन के लिए। यानी कि एक पर्टिकुलर लॉ का बुक नहीं बन जाता है कि लॉ रहेगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उस लॉ के बेसिस पे ही जाए, और वो लॉ सबके हित में रहना चाहिए। सो this was the tennis court oath. Then alarmed by the activities of the council, की नेशनल काउंसिल क्या कर रहा है, किंग लुईस 16 resorted to military strength for the suppression of the council। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ को वो जो है बोले कि तुम ऐसा करो, उस अपना थर्ड काउंसिल को बोलो कि ऐसा नहीं करने के लिए। बट ये फर्दर इन्फ्यूरेटेड द पीपल, मीन्स वो और गुस्सा भरा कि हम लोग अभी सच के लिए अपने लिए लड़ रहे हैं, तो आप मिलिट्री स्ट्रेंथ को इधर डाल दोगे, ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद और ज़्यादा रिवॉल्ट ब्रोक हो गया सेवरल पार्ट्स ऑफ फ्रांस में। ठीक है, सो इन दिस वीडियो दिस मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel for more updates, and in part 2 we will start from fall of Bastille, and further we will do Napoleon Bonaparte as well. Thank you.